साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हिट भारत पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो MS स्वामीनाथन की हाल ही में जो निधन हुआ है। MS स्वामीनाथन इज नो मोर। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसके बारे में हुआ क्या है, हाल ही में भारत ने जो नॉन बासमती चावल है उसका एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है। तो इसके विरोध में USA, UK, कई यूरोपीय देश WTO में पहुंच गए। भारत ने सही किया, गलत किया, ये देश सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका निर्णय आपको खुद लेना है। तो बात ऐसी है कि साल था 1965। भारत और पाक की लड़ाई के दौरान जो तत्कालीन USA के राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन, उन्होंने हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा था कि युद्ध बंद कर दो, नहीं तो हम आपको जो PL48 स्कीम के तहत जो खाद्यान्न देते हैं, जिसमें चावल और गेहूं अन्य चीज़ें भी होती होंगी, जाहिर सी बात है, वो बंद कर देंगे। उन्होंने केवल धमकी ही नहीं दी थी, उन्होंने बंद भी कर दिया था। एक घटना ऐसी हुई थी कि उनके 3 पोत जो खाद्यान्न से भरे हुए थे वो भारत आ गए थे। एक तरीके से मात्र तट से 15 किलोमीटर दूर से उन जलपोतों को वापस कर लिया गया। क्यों? क्योंकि भारत ने उनकी बात नहीं मानी थी और युद्ध विराम नहीं किया था, पाकिस्तान के सामने सरेंडर नहीं किया था, इस एकमात्र कारण से। हालांकि भारत तब भी पीछे नहीं हटा और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया कि देशवासियों, अगर USA गेहूं नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी से सप्ताह में एक समय खाना एक बार नहीं खाएंगे। और सोमवार के व्रत की शुरुआत हुई, जिसमें एक समय खाना खाया जाता है और एक समय खाना नहीं खाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो PL48 क्या थी जिसकी वो धमकी दे रहे थे बंद करने की। तो PL48 ऐसा समझौता था भारत और USA के मध्य, जिसके तहत USA भारत को खाद्यान्न उपलब्ध करवाता था। अब वो खाद्यान्न में लाल गेहूं देता था, जो अभी से 20 साल पहले तक आपको 2002 और 1 की बात है, जब स्कूल में, मध्य प्रदेश के स्कूल में मुफ्त खाद्यान्न बांटा जाता था स्टूडेंट्स के बीच में। तो जब लाल गेहूं दिए जाते थे तो वही लाल गेहूं USA भारत को सप्लाई करता था और वहां पे USA में वो लाल गेहूं सुअरों को खिलाए जाते थे, क्योंकि वो USA हमें सुअर से ज्यादा उस समय कुछ ज्यादा समझता नहीं होगा, इस कारण से। और उस लाल गेहूं के साथ में एक खरपतवार है जिसे देसी भाषा में गाजर घास कहते हैं, तो वो गाजर घास भी हमें सप्लाई कर दी और भारत का एक बड़ा क्षेत्र उस गाजर घास के चक्कर में खराब होता है, उस पर फसलें नहीं होती। इन सब से निपटने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। जो हरित क्रांति है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत क्यों लगी? साल था 1943। 1943 में भारत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। जो भारत का बंगाल प्रांत था, जहां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भी सम्मिलित था, उस क्षेत्र में लगभग भूख के कारण 40 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय स्थिति इतनी गंभीर थी। भारत ने आजादी पाई और सबसे पहले खेती को सुधारना स्टार्ट किया और 1965 तक आते आते ये सारा काम हो गया। जब तक कई विकसित और विकासशील देशों में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 20वीं सदी के मध्य में लगभग 1950 के आसपास एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नॉर्मन बोरलॉग द्वारा एक क्रांति की शुरुआत की गई, जिसे हरित क्रांति नाम दिया गया। इसलिए उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने दुनिया के 100 करोड़ लोगों को भूखमरी से बाहर निकाला। हालांकि अफ्रीका जैसे देशों को कोई बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि वहां अभी भी भूखमरी है। 1970 में उन्हें इसीलिए, मतलब कि उन्होंने भूखमरी से बाहर निकाला, तो जो भूखमरी की वजह से जो युद्ध हो सकते थे, जो अशांति हो सकती थी, तो वो टल गई और उन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इधर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तो भारत के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन जी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है अभी शुक्रवार को, तो 1965 में उनके सहयोग से भारत सरकार ने एक अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया हरित क्रांति। इस हरित क्रांति को प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में लागू किया गया। सबसे ज्यादा चावल और गेहूं पर फोकस किया गया और भारत को कैसे ही करके खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई।
हालांकि सबसे ज्यादा गेहूं को फायदा मिला था उस समय में, और भारत ने अभी बंद किया है चावल। उद्देश्य क्या थे हरित क्रांति की? भुखमरी को कंट्रोल करना, क्योंकि भुखमरी उस समय में एक बड़ा कारण था। उद्योग स्थापित करना, एग्रीकल्चर से संबंधित। आधारभूत संरचना को बेहतर करना, अगर सड़कें अच्छी होंगी, ट्रक अच्छे होंगे, रेल अच्छी होगी, तो खाद्यान्न को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। रोजगार को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर था उसको उद्योग में बदल दिया गया, एग्रीकल्चर उद्योग, तो उसमें रोजगार भी प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, तरह तरह के हाइब्रिड बीज बनाए गए, ट्रैक्टर, कंपाउंड, तरह तरह की मशीनें लाई गईं और हरित क्रांति को बूस्ट दिया गया। अब दुनिया में भारत की स्थिति खाद्यान्न की क्या है? भारत दुनिया के निर्यात का 40% चावल निर्यात करता है। हालांकि उत्पादन में भले ही भारत दूसरे नंबर पे है, चीन फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन चीन का खुद का कंजप्शन बहुत ज्यादा है भारत के कंपैरिजन में। भारत जो चावल है वो सऊदी, ईरान, इराक, कुवैत, यूएसए, यूके जैसे देशों में निर्यात करता है। बासमती और गैर बासमती। जो बासमती चावल होता है वो सुगंधित चावल होता है और थोड़ा सा महंगा होता है कॉस्ट में, और जो नॉन बासमती चावल है वो थोड़ा सस्ता होता है, इसमें कोई सुगंध नहीं होती और आम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसे सफेद चावल भी कहा जाता है, जो गैर बासमती चावल है। अब भारत ने जो गैर बासमती चावल है उस पर बैन कैसे लगा दिया और क्यों लगा दिया? एक तो भारत का कहना है कि हमारे यहाँ 5% इस साल मानसून कम आया है, बारिश कम हुई है, तो हमारा उत्पादन कम होगा, तो हम सप्लाई कम कर पाएंगे, इसलिए भारत ने लगा दिया उस पर टैरिफ। टैरिफ क्या होता है कि कोई वस्तु आपको 100 रुपए की पड़ी और आपको एक्सपोर्ट करना है बाहर, और जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसने उसके लिए 100 रुपए पे किए हैं। अब वहां पर पोर्ट पे 20 रुपए, 25 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया जाएगा पर केजी के हिसाब से कि भाई 120 दो हमें, तब हम भेजेंगे। अब वो चीज 100 की उसने खरीदी, 20 सरकार को दिए, 120 हुए, और वही चीज जाके सऊदी में अगर वो प्रॉफिट चाहेगा तो 130 की बेचेगा, 10 रुपए तो प्रॉफिट चाहेगा, और भारत से वो 30 रुपए महंगी हो गई तो वो लोग उसका कम आयात करेंगे। तो ये एक टैरिफ बैरियर कहलाता है, क्योंकि एक अनुमान ये भी है कि जो चावल का उत्पादन है भारत का वो 2023-24 में 134 मिलियन टन होगा और 36 मिलियन टन स्टोरेज है। तो भारत ने इतना स्टोरेज क्यों कर रखा है? क्योंकि आने वाले अगर 1-2 साल में अगर मानसून खराब होता है, क्योंकि भारत तो मानसून आधारित अर्थव्यवस्था है, भारत मानसून आधारित एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, अगर मानसून कभी गड़बड़ हो जाता है तो ये काम आ जाएगा। अब आप ही बताओ कि भारत ने सही किया कि गलत किया, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।